हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन की बात की जाए तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जो हमारा रिलेटेड है खनिज लवण से। और रात तक आपको चैप्टर नंबर 5 भी मिल जाएगा, जो किससे रिलेटेड है, आपके विटामिन से जुड़ा हुआ है, यानी विटामिन से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट है, जो भी फ्रेंड्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम क्या नोट्स खरीदें, क्या कौन सा क्या खरीदें, तो आपको बता दें जो आपकी समझ में आए, जो आपको पढ़ने पर रीड करने पर ऐसे लगे कि हाँ अच्छे से उसकी जो टर्मोलॉजी है, उसकी जो भाषा है, उसके जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं अच्छे से समझ में आ रहे हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट में के बारे में वो कुछ भी लिख रहा है वो आपकी समझ में आ रहा है, तो वो बुक मार्केट से उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी स्पेशल राइटर नहीं बताऊंगी, क्योंकि राइटर अलग चीज़ होती है, आपकी समझ में आए वो चीज़ अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल हम जो देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सी बुक कितना ज़्यादा कंटेंट फंसा सकती है पेपर में, क्योंकि हमें तो केवल और केवल पेपर फाइट करना है, ठीक है। तो इसलिए हर इंसान की सोच थिंकिंग बुकों को लेकर अलग अलग हो सकती है। तो हमारा जो टारगेट है वो है 100+। तो हमारा 100+ जो टारगेट है उसी के लिए हमारी रणनीति है। तो उससे ज़्यादा की कोई रणनीति नहीं है, ना उससे कम की कोई रणनीति है। तो इसलिए हमारी बुकों का चयन कुछ अलग ही तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे, क्योंकि हारेगा वही इंसान जिनने हारने की सोची हो। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा स्व विनियोजन। स्व याद रखिएगा विनियोजक क्या है। तो स्व विनियोजक की बात की जाए तो ये क्या है, ये तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, स्व विनियोजक कहा जाता है। याद रखिएगा, जो क्या करते हैं, जटिल आयनों का निर्माण करते हैं। स्व विनियोजक ये तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ क्या करते हैं, एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। स्व विनियोजक एक अनुक्रमिक खाद्य भोज्य है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करता है। एक क्रमिक पॉलीवैलेंट धातु आयनों, विशेष रूप से तांबा लोहा निकल के साथ चैलेट्स परिसरों का निर्माण करते हैं, यानी चैलेट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जो भोजन में वसा के ऑक्सीकरण को रोक सकता है। यह एक प्रकार के परिरक्षक होते हैं। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के परिरक्षक होते हैं। आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो जब अतिरिक्त आयोडीन होगा तो वो क्या करेगा, थायराइड जो हार्मोन होते हैं उनके संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे जो कथन है वो बताना है तथा कारण, जो अभिकथन है वो बताना है तथा उसका जो कारण है वो बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे क्या है कि ये हार्मोन्स क्या है, इसी के अवशेषण में क्या होता है, अवरोध करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी अवकथन भी सही है और उससे बनने वाला कारण भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत आवश्यक खनिज। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यद्यपि शरीर में इसकी आवश्यकता अत्यंत कम, प्रतिदिन लगभग कितनी होती है, 150 माइक्रोग्राम होती है। गर्भवती शिशु एवं स्कूल जाने वाले बच्चों में भले ही इसकी मांग इससे थोड़ी बहुत अधिक हो, यानी 150 मिलीग्राम से अधिक होती है। याद रखिएगा, स्कूल जाने वाले में, बच्चों में और गर्भवती में, परंतु कार्य की दृष्टि से यह अत्यंत ही उच्च मूल्य का महत्वपूर्ण खनिज लवण है। इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि बाधित होती है, यानी शरीर और शारीरिक और मानसिक क्या है, वृद्धि बाधित होती है। याद रखिएगा, वयस्कों में गलगंड या घेंगा जिसे गायटर कहते हैं। काफ़ी अब की बार जो क्वेश्चन बनेगा, गलगंड या घेंगा ना आकर क्या नाम आएगा, क्या इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करी जाएगी, वो हमारे गायटर। याद रखिएगा, ठीक है, GOITERE याद रखिएगा स्पेलिंग, अगर ये भूल जाओ तो ये याद रखिएगा गायटर।
कहते हैं। बच्चे इस खनिज लवण के अभाव से क्रेटिनिज्म, बच्चों में किस रूप में रोग होता है, तो वो हमारा है क्रेटिनिज्म में, और बड़ों में गायटर में। याद रखिए, आयोडीन की अधिकता से थायरॉक्सिन हार्मोन का अत्यधिक स्रावण होने लगता है। थायरॉक्सिन के अत्यधिक स्रावण से एक्सोथैलेमिक गायटर हो जाता है। ठीक है, एक्सोथैलेमिक गायटर हो जाता है, जैसे ग्रेप्स का रोग कहते हैं। ग्रेप्स डिसीज़ किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा घेंगा रोग को ही कहते हैं, या फिर गायटर रोग को ही कहते हैं। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि नए नए टर्मों को इसलिए यूज करा जाता है जिससे कि बच्चे फंस जाएं। बात वही पुरानी है, मगर नए वे में या नए तरीके से उसे यूज करके रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके लोहे का मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें क्या करना है, उन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं। पहले कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले दूध आ जाएगा, फिर हरे पत्तेदार सब्जियाँ, फिर अंडा, और फिर हमारा यकृत। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। खाद्य पदार्थों के लोहे की मात्रा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर दूध की बात की जाए तो दूध में कितना होता है, 1.85 mg होता है। पत्तेदार सब्जियों में, अंडा में बात की जाए तो 1.82 होता है 1 अंडे में। यकृत की बात की जाए तो 9 पॉइंट कितना है, 92 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक भारतीय महिला की 2010 RDA के अनुसार प्रतिदिन लोहे तत्व की आवश्यकता है। तो लोहे तत्व की जो आवश्यकता है भारतीय महिला की, वो कितनी है, 31 मिलीग्राम है। और रेशों की मात्रा कितनी आई थी, अभी पूछा गया है, तो आप बताएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि रेशों की इतनी मात्रा रखी गई है। चलिए, एक भारतीय महिला की RDA 2010 के अनुसार प्रतिदिन लोहे तत्व 21 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। 2020 के RDA के अनुसार महिलाओं में लोहे तत्व की आवश्यकता बढ़कर कितनी हो गई है, तो याद रखिएगा 29 मिलीग्राम हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कवर किया गया है, 2010, तो 2010 में कितनी थी, 21, अभी कितनी बढ़ी है, 29 हो गई है। तो यानी 8% बढ़ा दी गई है, 8 मिलीग्राम बढ़ा दी गई है। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक है, तो मेथियोनिन अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक है। मेथियोनिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, जो शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह अमीनो अम्ल जो शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, जिनके कारण उन्हें आहार से लेना आवश्यक हो जाता है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। मिक्सोडिमा निम्न की कमी से होता है। तो मिक्सोडिमा किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पे तो मिक्सोडिमा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ पे आयरन यानी लोहे तत्व किसमें, तो यहाँ पे क्या था, खून की कमी होना क्या हो जाता था, आयरन की कमी हो जाना। तो पहले यहाँ पे क्या होता था, लोहे तत्व की कमी से होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मिक्सोडिमा आयोडीन की कमी से होता है। शरीर गठन संबंधी रोग है जो थायराइड ग्रंथि की न्यून क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। जब थायराइड ग्रंथि क्या करती है, न्यून क्रिया, यानी उसकी क्रिया कैसी सामान्य नहीं होती, तब थायराइड रस की कमी के कारण विभिन्न आयु में विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। अतः आयु के अनुसार मिक्सोडिमा के विभिन्न नाम हैं। बूढ़ अवस्था या शिशु काल में होने वाला रोग जड़मनता, यौन आरंभ काल में होने वाला वयस्क मिक्सोडिमा कहलाता है। वैसे मिक्सोडिमा 2 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का थायराइड रस की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का रोग हो जाता है, जिससे यह ग्रंथि रस बनाने की अपनी सामान्य क्रिया नहीं कर पाती है। तथा दूसरे प्रकार के शल्य क्रिया, जब थायराइड ग्रंथि काट दी जा गई हो तब रस की कमी या रस की अनुपस्थिति हो जाती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां इस रोग से अधिक पीड़ित रहती हैं। एक ही वंश की रोगियों में यह रोग बहुता मिलता है।
यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये वंश में चलता रहता है तथा माता पिता द्वारा संचारित होता है। अगर माता पिता आपके इस रोग से ग्रसित हैं तो ये संचारित होता है। गलगंड के स्थानीय की मारी स्थान में माँ के शरीर में आयोडीन की कमी से शिशु की थायराइड ग्रंथि का पूर्ण विकास न होने पर शिशु को यह रोग हो सकता है। ठीक है, इस कब होगा शिशु को? जब माँ का क्या होगा, माँ के शरीर में आयोडीन की कमी से शिशु की थायराइड ग्रंथि का पूर्ण विकास न होने पर शिशु को ये रोग होगा। क्योंकि आपको इतना याद जरूर रखना है, इतना सब नहीं याद रखिए बट इतना जरूर याद रखिए कि जब वो गर्भ में होगा शिशु, अगर माँ को थायराइड आयोडीन की कमी होगी तो बच्चे को थायराइड ग्रंथि का पूर्ण विकास न होने पर शिशु को यह रोग हो सकता है। ठीक है, शिशु का रोग कौन सा है याद रखेंगे, गर्भावस्था और शिशु काल में होने वाला रोग तो यह है जड़मनता। जो यौन आरंभ काल में कौन सा होता है तो मिक्सोडेमा होता है। ठीक है, प्रथम प्रकार का क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि से रस बनने की सामान्य क्रिया नहीं हो पाती है। दूसरा कब होता है कि शैल्य क्रिया से जब थायराइड ग्रंथि काट दी गई हो, तब दो प्रकार से थायराइड ग्रंथि क्या होती है, अवरोधित होती है। तो शैल्य क्रिया से काट दी गई हो या सामान्य क्रिया नहीं कर पाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक कौन से हैं? तो कैल्शियम अवशोषण अवरोध के निम्नलिखित कारण कौन से हैं? ऑक्सैलिक अम्ल, कैफीन और डी हमारा फाइटिक अम्ल, ये तीनों ही क्या है, कैल्शियम अवशोषण के अवरोधक कारक हैं, याद रखिएगा। पहला जो है यहाँ पे ऑक्सैलिक अम्ल, कैफीन और जो थर्ड बनेगा वो हमारा फाइटिक अम्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे यहाँ पे सी। पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है तो कितनी है? 1.2 से 5 mg है 1 ग्राम में, याद रखिएगा mg है। पोटेशियम प्लाज्मा की सांद्रता कितनी है? 1.2 से 5 1 ग्राम में, याद रखिएगा। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है। यह कोशिका में होने वाली अनेकों अभिक्रियाओं के साथ साथ शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आयोडाइज्ड के 10 ग्राम से .UG आयोडीन मिलता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, याद रखिएगा। तो कितना है? तो 120 मिलता है। 10 ग्राम से कितना? 120 मिलता है आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि हार्मोन थायरोक्सिन का एक मुख्य अंश है। शरीर में कुल 15 से 23 मिलीग्राम आयोडीन होता है। इसकी कमी से गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है। नए RDA ने कितना बताया है? तो 29 बताया है, भूलिएगा नहीं। 2010 में कितना था? 21 था। वह व्यक्ति जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है तो वो हमारी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वो तो में से कोई नहीं है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषणों में प्रयुक्त होते हैं। जस्ता ... के लिए आवश्यक है तो वृद्धि के लिए जस्ता आवश्यक है। जस्ता बोलें तो जिंक जो है वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए जिंक यानी जस्ता एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइमों में कोफैक्टर के रूप में रहता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है, साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी है। सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है तो तांबा। सूक्ष्म तत्वों का क्या है? एक उदाहरण तांबा है। सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति अल्प मात्रा में तांबा एक अति महत्वपूर्ण व आवश्यक खनिज लवण है। यह रक्त में प्रोटीन के साथ मिलकर होमोक्यूप्रिन एवं सेलुलोप्लाज्म
भिन्न के रूप में उपस्थित रहता है। यह स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में 100 से 150 मिलीग्राम तांबा रहता है। वक्र यकृत, हृदय एवं मस्तिष्क में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अधिकांश अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन ... हो सकता है। लवण और जल पुनः प्राप्ति। ठीक है, अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से लवण एवं जल पुनः प्राप्ति। अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन लवण और जल पुनः प्राप्ति हो सकता है। इसलिए अत्यधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक रहने से गंभीर नमक और पानी प्रतिधारण हो सकता है, क्योंकि उच्च परिसंचारी कैटेकोलाइट माइन के कारण गुर्दे के रक्त प्रवाह में कमी हो सकती है और एल्डोस्टेरोन का उच्च स्तर भी सोडियम में योगदान कर सकता है, जिससे कि पानी प्रतिधारण होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो भी आपके अंतरिक्ष में घूम कर आते हैं, अक्षांशों पर घूम कर आते हैं, वो क्या करते हैं, फिर आने के बाद कुछ दिनों तक रेस्ट करते हैं। वो इसी वजह से करते हैं। चलिए, मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हड्डी बनाने, मतलब मैग्नीशियम डॉट हेतु महत्वपूर्ण है, हड्डी बनाने, अंग सुरक्षा, जल पुनः प्राप्ति और बॉवेल गति। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्यों आवश्यक है, तो हड्डी बनाने में आवश्यक है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूती लाता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम हड्डी बनाने, बोन फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। कैल्शियम फास्फोरस की भांति मैग्नीशियम भी शरीर में वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। ऑस्टियोपेरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है, जो डॉट के कारण होता है। तो ये घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण होता है। याद रखिएगा, घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण होता है। ये कहाँ पे आया है, DSSB PGT में आया। आपको आज गुड न्यूज़ बता दें कि जल्दी ही LT की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो लगे रहिए तैयारी के साथ। अगर TGT नहीं आया, मतलब TGT की कोई डेट आए या ना आए, बट ये है कि हाँ, एक के बाद एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहे हैं, तो यानी LT का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, तो लगे रहिए। क्योंकि LT का जो एग्ज़ाम है, आपको बता दें 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 30 क्वेश्चन आपके GS के होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है। इसको क्रैक करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑस्टियोपेरोसिस आयु संबंधी परिवर्तन हो सकता है, जो घटा हुआ कोलेस्ट्रॉल उत्पादन के कारण होता है। जब एस्ट्रोजन का स्तर गिरता है, तो व्यक्ति की हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन ऑस्टियोब्लास्ट की गतिविधि को बढ़ाता है, जो नई हड्डी को बनाती हैं। जख्म बनने में निम्नलिखित तत्व शामिल है, तो यहाँ पर जस्ता क्या है, जिन क्या है, जख्म बनने में तत्व में शामिल है। भोजन पर पर्याप्त मात्रा में जस्ता जनिजिक उपस्थित हो तो घाव शीघ्रता से भरते हैं। जस्ते के कारण ऊतक के कोलेजन संश्लेषण की क्षमता बढ़ जाती है, फलंतु घाव जल्दी भरता है। जस्ता कार्बनिक एनहाइड्रोजन का मुख्य तत्व है। चूने वाला पान खाने से डॉट का ग्रहण अधिक होता है, तो कैल्शियम का ग्रहण अधिक होता है। शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक रहती है। हमारे शरीर में कुल भार का 4% भाग खनिज लवणों का होता है, जिनमें से लगभग आधा वजन यानी 2% भाग कैल्शियम के कारण होता है। 4% घेरता है खनिज लवण, उनमें से 2% क्या है, आपका कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो ग्वाइटर क्या है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, ग्वाइटर हमने कहा था कि इस बार इसी तरह की टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी, जिससे कि आप उत्तर देने में थोड़ा टाइम लगाएं। मानव शरीर में जिसका मुख्य कार्य है, तो जिसका क्या है, DNA और RNA का संश्लेषण करना जिसका प्रमुख कार्य है, क्योंकि मानव शरीर की बात हो रही है।
मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना। जिंक हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। ठीक है, अब यह शरीर की सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइमों में को फैक्टर के रूप में रहता है। यह शरीर में क्या करता है, वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी भी है। जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रोजन ड्रोज का मुख्य तत्व है। यह आँखों में आइरिस, रेटिना एवं लेंस में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 150 से 250 mg जिंक उपस्थित रहता है। ICMR 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जस्ता यानी जिंक की RDA प्रस्तावित आहारिक मात्रा है तो यहाँ पे कितनी है, 12 मिलीग्राम प्रतिदिन थी। याद रखिएगा 2010 में। अब बात कर लेते हैं 2020 में कितनी है। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे शरीर में 1 से 2.5 ग्राम जिंक पाया जाता है। यह खनिज लवण सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन 90% मांसपेशियों व हड्डियों में विद्यमान रहता है। कहाँ पे रहता है जिंक, मांसपेशियों व हड्डियों में विद्यमान रहता है। ICMR 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जस्ता यानी जिंक की RDA 12 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। RDA 2020 के अनुसार जिंक का दैनिक मांग क्या है, 17 मिलीग्राम क्या है पर डे है। अभी कितनी थी, तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए 12। हर वैल्यू को बढ़ा दिया गया है। RDA चार्ट में कुल मिलाकर 1 या 2 वैल्यू हैं जिन्हें घटाया गया है, वो आपको केवल याद करनी, बाद बाकी हमेशा बढ़ी हुई वैल्यू में टिक करना है अगर आपको ना पता हो तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी जो वैल्यू बढ़ा दी गई है वो हमारी 17 हो गई है। पहले कितनी थी, 12 थी। जस्ता की पहले कितनी थी, 12 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना था, फिर कितना हो गया, 17 हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। आयोडीन खाने से डॉट से बचाव मिलता है तो गलगंड से बचाव मिलता है। आयोडीन खाने से गलगंड से बचाव मिलता है। जब भोजन द्वारा आयोडीन की पूर्ति नहीं होती है तो दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन हेतु अधिक कार्य करना पड़ता है। फलतः थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और ग्रंथि बढ़कर एक गांठ का रूप धारण कर लेती है। इसी गांठ को घेंगा या नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो कैल्शियम के कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं तो इन्हें देखते हैं। हड्डी की संरचना करना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना था, रक्त जमाना था, झिल्ली की पारगम्यता था, झिल्ली यानी मेम्ब्रेन की पारगम्यता था, दिव्य संक्रमण यानी ऑजमोटिक संतुलन था। तो आपको बता दें कि यहाँ पे सभी इसके कार्य हैं, बट क्या था कि ऑप्शन में 5 के 5 मौजूद नहीं है। तो जो हमारे सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होता है यहाँ पे 1 2 3 4 लगातार दिए गए हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। होने को ये हो सकता था पर यहाँ पे 4 ना आके सीधे 5 आ गए, जबकि सारे के सारे सही हैं। इसलिए हमारा जो लगातार रख रहा है ऑप्शनों को वो वाला बिल्कुल सही है। हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना था, रक्त जमाना था, झिल्ली यानी मेम्ब्रेन की पारगम्यता था, द्रव्य संक्रमण यानी ऑजमोटिक संतुलन बनाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक में डॉट प्रबलीकरण यानी फॉर्टिफिकेटेड प्रयोग होता है। ठीक है, फॉर्टिफिकेंट यूज होता है तो याद रखिएगा पोटेशियम आयोडेट से। आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडेट प्रबलीकरण का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो यहाँ पे जो रहेगा ए और क्या है, दोनों सही है और क्या है, सही स्पष्टीकरण है।
आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है, क्योंकि अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक निम्न हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कारक हैं जो बाधा डालते हैं? पहला है अमाशय में अम्ल तत्व की कमी, दूसरा है फाइटिक एसिड और तीसरा है टेनिनस। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या है? अमाशय में अम्ल तत्व की कमी, फिर हो जाता है फाइटिक एसिड, फिर हमारा है टेनिनस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा ए। हाँ, शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक हैं अमाशय में अम्ल तत्व की कमी, फाइटिक एसिड और टेनिनस। हर क्वेश्चन को आप अपना मान के चलिए, अपना बना के चलिए, तो आपको क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा, वो इजीली आपको याद होगा, क्योंकि आप अपने लोगों को आंख बंद करके भी पहचानने की पावर रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जब क्वेश्चनों की तरफ भागेंगे तो क्वेश्चन आपकी तरफ भागने लग जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पे भी किसी भी कलर के कपड़े पहना, किसी भी भीड़ में हो, आप अपनों को ढूंढ लेती हैं आपकी आंखें, क्योंकि वो पहचाने हुए होते हैं। तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को मैं इतना प्रैक्टिस इतनी कराएंगे कि जैसे हर गलियां आपको याद हो जाती हैं रोड निकलने वाली, उसी तरह हर क्वेश्चन आपको याद रहे कि इसमें आंसर ये सही है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लक्षण निम्नलिखित हैं? तो पहला, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, क्रेटिनिज्म हो जाता है जो अभी हमने देखा था, और हाइपोथायराइड, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो यहाँ पे मानसिक दुर्बलता हो जाती है, क्रेटिनिज्म हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा? वो बनेगा बी। मानसिक दुर्बलता, क्रेटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ICMR 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लोहे की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है। तो यहाँ पे कितनी है? वो 27 मिलीग्राम प्रतिदिन है। 27 मिलीग्राम प्रतिदिन है। हमारे शरीर में लोहा अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महत्वता यानी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। लोहे की कमी से रक्त अल्पता हो जाता है। ICMR 2020 के अनुसार 5 वर्षीय लड़की में लोहे की दैनिक मांग कितनी होती है? 30 मिलीग्राम पर डे हो जाती है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों को मिलाइए। फॉलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम और आयोडीन और राइबोफ्लोविन। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर बात की जाए फॉलिक एसिड की, इस तरह से इसे कर लेते हैं। बात की जाए किसकी? फॉलिक एसिड की। ठीक है, बात की जाए फॉलिक एसिड की तो ये हो जाएगा मैग्लोप्लास्टिक अनीमिया। बात की जाए जिंक की तो जिंक से क्या हो जाता है? तो जिंक से हाइपोग्यूसिया। और फिर कैल्शियम की बात की जाए तो टेटनी, और आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन से क्या होगा? तो यहाँ पे आयोडीन से देखते हैं, तो आयोडीन से क्या होगा? तो ये हो जाता है आयोडीन से मानसिक कार्य क्षमता में कमी। ठीक है, मानसिक कार्य क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और राइबोफ्लोविन की बात की जाए तो चिलोसिस हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं फॉलिक एसिड मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया होता है। जिंक की बात की जाए तो
हाइपोग्यूसिया हो जाता है। कैल्शियम की बात की जाए तो टेटनी हो जाता है। आयोडीन की बात की जाए तो मानसिक कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। राइबोफ्लोविन की बात की जाए तो चिलोसिस हो जाता है। तो इस तरह से इन्हें हम मैचिंग कर लेंगे। इस तरह के आपके क्वेश्चन कभी भी टीजीटी पीजीटी में नहीं आएंगे, नोट डाउन करके देख लीजिए। अगर आएंगे तो उनका जो मैचिंग वर्ड होंगे काफ़ी इजी रखे जाएंगे, जिसमें से 2 आप आराम से पकड़ लेंगे। ठीक है, एलटी में इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना 2 से 3 बनती है, जिसमें आपके मैचिंग वाले होते हैं। एलटी का अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर पड़ा है, आप फाइल वाले ऑप्शन में जाइएगा और एलटी का पेपर आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम में मतलब किस तरह से फ़ाइलों को ढूंढें, क्योंकि मेरे टेलीग्राम में ऐसा है कि हर सब्जेक्ट की फ़ाइल है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि स्टूडेंटों को कह रही थी कि मैम कैसे हम फाइलों को ढूंढें बीएड वालों की, तो हमने तब बनाई थी, तो वो भी पड़ी हुई है कि फ़ाइल वगैरह टेलीग्राम पर कैसे सर्च करें। तो आप जैसे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आप टेलीग्राम से उन्हीं फाइलों को निकाल लें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैचिंग वर्ड दिए हैं, यानी सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड दी है, टमाटर, चाय, आलू, हल्दी, इस तरह से। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पूरा जो टेबल है वहाँ पे नहीं है मैचिंग वाली, तो यहाँ पे हम पूरा देखते हैं। इसलिए यहाँ पे बस ऑप्शन याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि कभी कभी जो जहाँ पे जो आंसर किसने आयोग ने माना है उसको ही आगे फिर कंटिन्यू वैसे ही रखा जाता है। तो ये आपका किसका है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2018 का है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, फाइटोकेमिकल की बात की जाए तो ये किससे मिलेगा, तो ब्रोकली से मिलेगा। ठीक है, अल्फ़ा लिपोइक एसिड की बात की जाए तो ये हमें आलू खाने से मिलता है। फ्लेवोनाइड्स की बात की जाए तो ये ग्रीन चाय से मिलता है। ग्लूटाथायोन की बात की जाए तो एस्पेरगस से मिलता है। और सेलेनियम की बात की जाए तो समुद्री खाद्य पदार्थ से मिलता है। शरीर में निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए जिंक अनिवार्य है। तो जिंक का क्या रोल है, तो ये अनिवार्य है। स्वाद की तीक्ष्णता मतलब इससे आती है जिंक से। दूसरा क्या है, हड्डियों का विकास होता है। और फिर क्या है, घाव भी भरता है। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। स्वाद की तीक्ष्णता, हड्डियों का विकास, घाव का भरना। नमक सामान्यतः डॉट डॉट के साथ ब्लेंड किया जाता है। तो किसके साथ, तो यहाँ पर देखिएगा लोहे के साथ और किसके, फॉलिक अम्ल के साथ ब्लेंड किया जाता है। नमक सामान्यतः लोहे यानी फॉलिक अम्ल के साथ ब्लेंड किया जाता है। लोहे शरीर के आवश्यक खनिज लवणों में लोहे का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है। सामान्य रूप में हमारे शरीर में केवल कितना 2 से 5 ग्राम तक ही लोहा विद्यमान रहता है। इस प्रकार हमारे शरीर में केवल 2 ग्राम तक ही लोहा विद्यमान रहता है। ठीक है, 2 ग्राम तक 4 ग्राम तक क्या है, पूरे खनिज लवण है हमारे शरीर में, जिसमें तो 2 ग्राम किसने रखा है, तो याद रखिएगा 2% किसने घेर रखा है, तो कैल्शियम ने। हीमोग्लोबिन बनने के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है, तो ये लोहे की आवश्यकता होती है। लोहे के बिना हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता। लोहा हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। हीमोग्लोबिन में हिम लोहा तथा ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हिम के अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता। फलतः व्यक्ति अरक्त अल्पता रोग से पीड़ित हो जाता है। किससे हो जाता है, अनीमिया से पीड़ित हो जाता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण नहीं होता तब। हिम का मतलब होता है लोहा, यानी लोहे तत्व का अभाव हो तो शरीर में क्या हो जाएगा, रक्त का अभाव हो जाएगा। 16 से 17 वर्ष आयु लड़की के लिए जिंक का RDA है, डेली बताना है। तो यहाँ पे है 12 मिलीग्राम। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग, 2010 के अकॉर्डिंग है। 16 से 17 वर्ष आयु लड़की के लिए जिंक का क्या है, डेली रिकमेंडेड अलाउंसेस क्या है, 12 मिलीग्राम डे है। हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह कई एंजाइम्स में को फैक्टर के रूप में रहता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। जिंक प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन मांस, मछली, अंडा
में अधिक पाया जाता है। गेहूँ की भूसी और जई का आटा यानी ओट मील, दाल, सब्जियां, फल एवं सूखे मेवे, दूध आदि में पाया जाता है। ठीक है, ओट करके आप लोग आजकल बहुत सुनते होंगे, वो क्या है, जेई यानी जिसको हम आम भाषा में बेजर कहते हैं, उसकी जो छिलके हटाकर उसको लिया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है क्रिटिनिज्म, जो आयोडीन की कमी से होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, और तीसरा जो बनेगा मानसिक दुर्बलता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा ए। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ए, याद रखिएगा। यहाँ पे क्रिटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और मानसिक दुर्बलता। नेक्स्ट चलते हैं। लोहे की कमी विकसित होने में आने वाले चरणों को सही क्रम में लिखिए। जब लोहे की कमी हो जाती है तो ये सभी चरण आते हैं, तो इनको सही क्रम में लिखना है। तो पहला है लोहे का संग्रहित मात्रा में कम होना, दूसरा है लोहे की कमी से एरिथ्रोपोएसिस होना, और लोहे की कमी से अनीमिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, CAV याद रखिएगा, संग्रहित मात्रा में कम होना, और क्या है यहाँ पे लोहे की कमी से एरिथ्रोपोएसिस होना और अनीमिया होना, तब से लास्ट चीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोहे की संग्रहित मात्रा का कम होना, लोहे की कमी से एरिथ्रोपोएसिस होना, और लास्ट स्टेज होती है अनीमिया होना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जल्द ही विटामिन्स की होगी श्रृंखला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ से परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाइए। यह विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा कम के अनुसार अधिक से कम, यानी सबसे अधिक किस्म है, जैसे 4, 2, 3, 4 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इस तरह से। तो हम देखते हैं कि कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा किस में होती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा कैल्शियम की किस में है, दूध में सबसे भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, फिर रागी में होता है, पालक में, फिर चावल में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। खाद्य पदार्थों में कैल्शियम मनुष्य के लिए अति आवश्यक होता है। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। कैल्शियम से दांत और हड्डी मजबूत होती हैं। कैल्शियम की मात्रा सभी खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा का क्रम इस प्रकार है। दूध, रागी, पालक और चावल। निम्नलिखित खाद्यों को उनके लोहे की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे बढ़ता क्रम कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे बढ़ता क्रम कौन सा होगा, जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, तो पहला क्या होगा, यहाँ पे अंडा, अंडे के बाद क्या होगा, लीवर, लीवर के बाद क्या आ जाएगा, दूध, और दूध के बाद क्या आ जाएगा, हरे पत्तेदार सब्जियाँ। ठीक है, लोहे की मात्रा के अनुसार लगाना है। तो पहले सबसे ज़्यादा लोहे की यानी मात्रा किसमें हमारे यहाँ पे रहेगी, तो पहला क्या बताया था यहाँ पे, अंडा, अंडे के बाद क्या है हमारा लीवर, लीवर के बाद क्या है दूध, और दूध के बाद हरे पत्तेदार सब्जियों में। ठीक है, अंडा, लीवर, दूध और हरे पत्तेदार सब्जियां। एक गर्भवती माता के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होती है, तो 38 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है। गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए लोहा आवश्यक होता है। गर्भस्थ शिशु लोहा माता के शरीर से अवशोषित करता है। यदि माता के आहार में पर्याप्त मात्रा में लोहा तत्व उपस्थित नहीं होता है तो शिशु माता के रक्त से अवशोषित करने लगता है। याद रखिएगा, इसीलिए आयरन की टैबलेट चलती हैं गर्भावस्था में, जिसके कारण गर्भवती स्त्री को गंभीर रक्त अल्पता यानी अनीमिया रोग का शिकार हो जाती है। गर्भवती स्त्री के लिए 38 मिलीग्राम क्या है लोहे की आवश्यकता है। लोहा तत्व के घटते क्रम में निम्नलिखित आहार सामग्रियों को सही अनुक्रम में लगाइए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, घटता क्रम देखना है तो लोहे तत्व का। तो यहाँ पे हम घटते क्रम को देख लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे पहली होती है कलेजी, दूसरा होता है कलेजी, खजूर, कमलडंडी और गेहूं का आटा और सेब। ठीक है। यहाँ पे क्या करना, घटते हुए क्रम में लगाना। सबसे ज़्यादा कलेजी में लोहा तत्व, फिर खजूर में याद रखिएगा जो प्रोटीन जन्य पदार्थ हैं, यानी जो हमें जानतव्य जगत से, जंतु जगत से पाए जाते हैं, उन्हें हमें पहले उसमें लगाना है, पहले स्तर पर लगाना है। जब बात हो आयरन की, लोहा तत्व की, तो कलेजी हो गया, खजूर हो गया, कमलडंडी हो गया, गेहूं का आटा और सेब। मंदबुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो आयोडीन के कारण क्या हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाती है। सभी मनुष्यों के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। मानव शरीर में करीब 15 से 23 मिलीग्राम आयोडीन होता है। मंदबुद्धि आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से गलगंड भी हो जाता है। जब गर्भवती माताओं को लंबे समय तक आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, तब वे ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जिनमें शारीरिक व मानसिक विकार होते हैं। देह में लोहा अवशोषण के जाने वाले या प्रसिद्ध क्या है, भाड़वक या अनहेंसर हैं। याद रखिएगा इसका क्या है टर्म, अनहेंसर है या बढ़ावक, जो बढ़ाएं, यानी इस चीज़ को बढ़ाएं। तो वो कौन होते हैं? तो देखते हैं यहाँ पे कौन होते हैं वो। तो यहाँ पे क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड, दो होते हैं। ठीक है। देह में यानी आपके शरीर में लोहे अवशोषण के जाने माने, मतलब लोहे का अवशोषण करते हैं, ऐसे कौन से हैं एसिड हैं? तो याद रखिए एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड हैं। शरीर में लोहे तत्व की कमी से लोहा अलरक्तता नामक रोग हो जाता है। महिलाओं में अनीमिया रोग प्राय होता है, जिसका मुख्य कारण लोहा तत्व की कमी है। यह हरे पत्तेदार सब्जियों एवं गाजर, अमरूद आदि फलों में पाया जाता है। शरीर में लोहा अवशोषण के जाने माने व प्रसिद्ध यहाँ पे क्या है, बढ़ावक एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड होते हैं। बढ़ावक यानी बढ़ाने वाले। आहार में लोह की जैव उपलब्धता को निम्नलिखित तत्व बढ़ाते हैं। तो कौन से तत्व बढ़ाते हैं? तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड और हमारा पशुओं से प्राप्त प्रोटीन, ये बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ए, एस्कॉर्बिक एसिड व पशुओं से प्राप्त प्रोटीन। आयोडीन की कमी के विकार में निम्न शामिल है। तो यहाँ पे कौन से शामिल है? तो पहला हमारा गलगंड, दूसरा है मृत प्रसव और तीसरा क्या है, मंदबुद्धि। तो यानी आयोडीन की कमी के विकार हैं। तो हम आयोडीन जब मतलब आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंड हो जाता है, मृत प्रसव यानी बच्चे का मरा निकलना यानी उसकी धड़कने साथ ना आना, और मंदबुद्धि बच्चा होना, ये सभी आयोडीन की कमी के प्रकार हैं। ठीक है। गलगंड, मृत प्रसव यानी डेड बॉडी निकलना बच्चे की। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहे की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कितनी है, 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो है। हमारे शरीर में लोहा अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महत्वता यानी इम्पोर्टेंट बहुत है। याद रखिएगा लोहा का कार्य हीमोग्लोबिन के निर्माण में, पेशियों के संकुचन में, एंजाइम्स के निर्माण में, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में किया जाता है। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहा यानी 30 माइक्रोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता है तो गूंगा बहरा नहीं होता है। याद रखिएगा बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर हो जाती है, मंदबुद्धि हो जाता है, तो शोध हो जाता है। बस इसको आपको याद रखना है, इस टर्मोलॉजी को, क्योंकि ये आपको नहीं लगेगा कि आयोडीन की कमी से होता है, या वैसे भूल जाओ तो शोध याद रखना कि शोध भी क्या है, आयोडीन की कमी से होता है। बस याद रखेंगे शोध तो याद हो जाएगा अपने आप, त्वक शोध।
क्योंकि आपको जो है स्टूडेंट होते हैं होम साइंस के, उनको रिसर्च का पार्ट भी थोड़ा सा देखना होता है, रिसर्च नहीं करनी बट रिसर्च का पार्ट हल्का सा देखना होता है, तो वो भी हम कंटेंट कराएंगे। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन का मुख्य अवयव है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग क्या है? बढ़ी हुई शिशु मृत्यु, मंदबुद्धि और त्वक शोथ, गहंगा या गलगंड, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, याद रखिएगा ग्वाइटर आ सकता है, क्रेटिनिज्म और मैक्सीडीमा। इतने सारे किस्से होते हैं, इतने सारे नाम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये किस्से होते हैं तो ये आयोडीन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसे विटामिन सी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, कारण कह रहा है, कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि सी के साथ जब मिलाया जाता है तो इसका शोषण क्या है? बढ़ जाता है लोहे का। एस्कॉर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में अपक्षण रिड्यूस कर देता है, यानी बदल देता है। तो यहाँ पे जो कारण है वो कथन से मैच कर रहा है या नहीं ये बताना है। तो सही बात है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। इनमें से किस में कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है? तो सोडियम की बात की जाए तो ये एक कप दूध, ठीक है, इसमें क्या होगा? कम मात्रा में सोडियम होगा। जबकि डबल रोटी, चीज़ यानी आपका पनीर और अंडा, इनमें क्या होगा? सोडियम की मात्रा होगी अधिक। मगर कम पूछा है यानी कम मात्रा किस में है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो एक कप दूध में क्या है? सोडियम की मात्रा कम है। सोडियम यानी नमक, याद रखिएगा। सोडियम समांतर सभी भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। यह क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड के रूप में मौजूद रहता है। सोडियम बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। सोडियम के अणु क्लोराइड, कार्बोनेट और फास्फेट तथा प्रोटीनेट के रूप में शरीर में विद्यमान रहते हैं। किस किस रूप में रहते हैं? तो याद रखिएगा, फ्लोराइड के में, कार्बोनेट के में, फास्फेट के में और प्रोटीनेट के रूप में विद्यमान रहते हैं। सोडियम प्राप्ति के उत्तम साधन अंडा, मांस, मछली, दूध, कलेजी, चिकन है। चलिए, लोहे लवण का शोषण कम हो जाता है जब प्रोटीन में इसके साथ फाइटेड होता है। फाइटेड लोहे के साथ संगठित होकर उसे शोषण के लिए उपलब्ध नहीं करने देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर पूरी व्याख्या नहीं कर रहा है, आर स्पष्ट नहीं कर रहा है ए को। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लोहे लवण का शोषण कम हो जाता है जब भोजन किसके साथ? फाइटेड होता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण रोधी है? तो यहाँ पे सेलेनियम क्या है? सेलेनियम क्या है? ऑक्सीकरण रोधी है। सेलेनियम ऑक्सीकरण रोधी खनिज लवण है। सेलेनियम सामान्य वृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति में अमूल्य भूमिका निभाते हैं। सेलेनियम मांसपेशियों में पाया जाता है, परंतु जिन पशुओं की पेशियों में सेलेनियम अनुपस्थित रहता है उनकी सफ़ेद मांसपेशी रोगग्रस्त रहते हैं। उनके पेशियों में यह नहीं पाया जाता है। एस यानी प्रसत खाद्य नमूनों में कहलाता है। तो इसकी क्या है? तो ये होते हैं लवण। ठीक है, लवण कहलाते हैं, याद रखिएगा। एस कंटेंट एक भोजन के भीतर मौजूद खनिजों की कुल मात्रा है जो खनिज लवणों जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा क्लोराइड कार्बनिक तत्व में मौजूद होता है। ठीक है, किसमें है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कार्बनिक तत्व में क्या है? ये मौजूद होता है। किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? तो जिसमें अधिक प्रोटीन हो, जिसमें कार्बोज अधिक हो, जिसमें विटामिन और खनिज हो, ठीक है, उसको रक्षात्मक कहते हैं। मैंने जब क्या कराया था, जब विटामिन पढ़ाया था तब उसमें कहा भी था कि इनको क्या कहते हैं?
निगनात्मक और रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है विटामिन को और खनिज लवणों को। ठीक है, तो इसलिए क्या कैसे होते हैं, ये रक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं। शरीर के रक्षात्मक भोज्य पदार्थ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। विभिन्न शारीरिक क्रियाएं संचालन, नियंत्रण एवं नियमन, देखिए यहाँ पे है, संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। विटामिन एवं खनिज लवण मुख्य रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म एवं घेंघा से संबंधित है, तो वो हमारी होती है क्रिटिनिज्म। हमने अभी पढ़ा ही था, तो आयोडीन की कमी से होता है, जो बच्चों में हो जाता है। ठीक है, सभी मनुष्यों के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। मानव शरीर में करीब 15 से 23 मिलीग्राम आयोडीन होता है। कार्य आयोडीन थायराइड हार्मोन T3 और T4 का संघटक होता है। आयोडीन का कार्य शरीर की वृद्धि व बढ़ोतरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो फ्लोरीन क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। फ्लोरीन की बात की जाए तो यहाँ पे है कि ये शरीर में दांत और हड्डियों में होता है। इसकी कमी व अधिकता दोनों प्रभाव दांतों पर पड़ता है। फ्लोरीन की अगर अधिकता भी है तो भी पड़ेगा, कमी है तो भी पड़ेगा, जो कि फ्लोरोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। फ्लोरीन की जब कमी होती है तो क्या रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, याद रखेंगे। शरीर में खनिज लवणों के प्रमुख 2 कार्य हैं, यानी मेन फंक्शन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्या करता है, सुरक्षात्मक होता है तथा नियामक कार्य होता है। याद रखेंगे, ये सुरक्षा भी प्रदान करता है तथा नियामक करता है, यानी प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं। ठीक है, हमारे कुल शरीर भार का 96% भाग पानी, कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के मिलने से बनता है। शेष 4% भाग खनिज लवणों का होता है। यद्यपि खनिज लवण हमारे शरीर का मात्र 4% ही भाग बनाते हैं, तथापि यह शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए नितांत आवश्यक है। बच्चों में IDD की स्थिति का क्या कारण है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है IDD की स्थिति का क्या कारण है, तो वो हमारा होता है आयोडीन। ठीक है, IDD की स्थिति का कारण है। IDD की बात करें, अगर यहाँ पे बात की जाए IDD की, तो IDD का मतलब होता है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये होता क्यों है, तो आयोडीन हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। यद्यपि शरीर में इसकी आवश्यकता अत्यंत ही कम, प्रतिदिन लगभग 100 से 150 मिलीग्राम। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य अवयव आयोडीन ही है। माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है, जो कि अच्छा साधन है, तो कैल्शियम का। किसका अच्छा साधन है, तो कैल्शियम का ये अच्छा साधन है। प्रजनन एवं दूध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, तो मैग्नीशियम आवश्यक है। ठीक है, एक वयस्क के शरीर में 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। प्रजनन एवं दूध श्रावण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। ले चलते हैं, शरीर के बाहर कोशिकीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है, तो मुख्य धनायन की बात करें तो वो सोडियम होता है। ठीक है, शरीर के बाह्य कोशिकीय तरल में मुख्य रूप से सोडियम धनायन यानी Na+ होता है। ठीक है, सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na+ होता है। सोडियम सामान्यतः सभी भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। यह क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड के रूप में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो पोटेशियम आवश्यक होता है, जिससे हृदय की धड़कन क्या होती है, नियंत्रण होती है। ठीक है, पोटेशियम की उपस्थिति शरीर में कोशिकाओं के अंदर द्रव्यों, मांसपेशियों तथा लाल रक्त कोशिकाओं में होती है, जो मांसपेशियों के संकुचन में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है तथा नाड़ी ऊतकों की संवेदन शक्ति बनाए रखने में तथा पानी के संतुलन में सहायक होती है। कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए सोडियम की मात्रा, कितनी होनी चाहिए सोडियम की मात्रा, तो वो 500 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है TGT
पीजीटी 2009 का। चलिए, कंजक्टिव हार्ट डिसीज़, कंजक्टिव हृदय रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय शरीर की आवश्यकता के अनुसार पंप नहीं करता। आपने देखा होगा बहुतों का हृदय क्या होता है, धड़कनें बंद हो जाती हैं, तो वो यही होता है कि वो पंप नहीं करता, जिसमें हृदय शरीर की आवश्यकता के अनुसार पंप नहीं करता। अगर धड़कनें बंद हो जाएंगी तो मृत्यु हो जाएगी, मगर वो जितनी आवश्यकता उतनी क्षमता के साथ पंपिंग नहीं करता। हृदय के कमजोर हो चुके प्रकोष्ठ रक्त को पुनः हृदय में और आसपास की वाहिनियों में लौटा देते हैं। इसके कारण तरल पदार्थ अवरोध उत्पन्न कर देता है, जिसका प्रभाव पैर, पेट या फेफड़े में होता है। इसे क्रोनिक हार्ट फेलियर या कंजक्टिव कार्डियक फेलियर भी कहा जाता है। इस प्रकार के रोगी को प्रतिदिन आहार के रूप में सोडियम की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम ही देना चाहिए। ठीक है, 500 मिलीग्राम से कम देना चाहिए। गहंगा रोग है तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। ठीक है, गहंगा रोग में क्या होता है, गले की इस तरह से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जो आपकी गर्दन है उसके बीच इस तरह से क्या होता है, एक पुआ सा बन जाता है। याद रखिएगा कि ये आपका क्या हो गया, फेस हो गया, यहाँ पे आपकी गर्दन होगी, गर्दन की इस तरह से बन जाता है। गहंगा रोग सामान्यतः शरीर में आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें गर्दन या टोड़ी में छोटी या बड़ी सूजी हुई वस्तु के रूप में लटक जाती है। इस रोग में लैरिंक्स दोनों तरफ स्थित थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती हैं, जिससे गर्दन फूलकर मोटे कॉलर जैसी संरचना में बदल जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पानी में आयोडीन की कमी होती है, अधिकांशतः लोगों में गहंगा रोग पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है, तो ये कैल्शियम का क्या है, अच्छा स्रोत है दूध से मुख्यतः कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है दूध में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी परिषद के अनुसार इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, राइबोफ्लोविन, नियासिन, विटामिन ए, डी एवं B12 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। दूध हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाता है, उसके विकास को बढ़ावा देता है, शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान कराता है। इन्हीं सब गुणों के कारण दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है, तो लोहे तत्व का अभाव होता है दूध में। दूध एक अपारदर्शी सफेद द्रव्य है जिसमें 85% जल तथा शेष भाग में खनिज तथा वसा होता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, थायमिन, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम आदि तत्व पाए जाते हैं, जबकि लोहा अनुपस्थित होता है। कौन सा लवण रक्त का धक्का जमने में सहयोगी होता है, तो कैल्शियम क्या है, रक्त का धक्का जमने में सहयोगी होता है। मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है। कैल्शियम लवण मांसपेशियों की क्रिया एवं रक्त के धक्के जमाने तथा हृदय की क्रियाओं को नियंत्रण करने में सहायक होता है या सहायता करता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है, तो वो हमारा गंधक पाया जाता है भूमिगत जल में। भूमिगत जल में पाए जाने वाला गंधक का लवण त्वचा रोग के इलाज के लिए अधिक औषधि की भांति कार्य करता है। गंधक में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस तथा अन्य पैरासिटिक जीवों का मारने के गुण मौजूद है। यह त्वचा रोग के इलाजों में प्रयोग होने के अलावा लोशन, क्रीम, साबुन आदि बनाने में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। गंधक यानी साधारण तापमान पर क्रिस्टलीय एवं पीले रंग का होता है। प्राकृतिक रूप से यह ज्यादातर सल्फाइड और सल्फेट की तरह मिलता है। ठीक है, ये कैसे मिलता है, तो ये सल्फाइड और सल्फेट की तरह मिलता है, याद रखिएगा। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है, तो कैसा है, गले का फूलना क्या है, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। आयोडीन की कमी का स्पष्ट परिणाम गहंगा रोग या गलगंड है। इससे पीड़ित व्यक्ति की गल ग्रंथि फूल जाती है, जिससे गला
फूला हुआ नज़र आता है। हमारे शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन मिलना रहना आवश्यक होता है। हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि का थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। यहाँ बस आपको याद रखना है, उपापचय क्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जिस पर हमारा शरीर व मानसिक विकास निर्भर करता है। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन न मिलने पर घेंगा मानसिक विकार उत्पन्न होता है। कई बार रिपीटेड हो चुके हैं तो इन टर्मों को आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जिन गलियों से आपको बार बार निकाला जाता है उन गलियों पे आप आंख मीच कर निकल जाते हैं। तो हर टर्म, हर इसकी बीमारी आयोडीन की यानी खनिज लवण जितने भी हैं उनसे बनने वाले हर क्वेश्चन आपके सामने बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपसे पेपर में गलत नहीं होने चाहिए तथा शारीरिक विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट चलते आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से, ये आ चुका क्वेश्चन है, वो इसके रिपीटेड होने के फिर चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये कब आया है तो टीजीटी 2005 में आया है, तो इस बार ये जरूर रिपीट हो सकता है। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है, तो कब तक, तो 1 वर्ष तक हम बच सकते हैं अगर हम 1 ml डोज लेते हैं तो। ठीक है। आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है जो थायराइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित करता है। इसकी कमी से घेंगा जैसा रोग उत्पन्न होता है तथा उच्च शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इन रोगों से बचाव हेतु भोजन में प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यक मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए आयोडीन की दैनिक आदर्श मात्रा 150 माइक्रोग्राम किशोर के लिए और 120 माइक्रोग्राम तथा बच्चों के लिए 60 माइक्रोग्राम होती है। ठीक है, आदर्श मात्रा कितनी है, 150। अगर बात की जाए किशोरों के लिए तो 120 माइक्रोग्राम, बच्चों के लिए 60 माइक्रोग्राम होती है। जबकि आयोडीन युक्त 1 ml तेल से वर्ष भर के लिए बचाव किया जा सकता है, यानी 1 ईयर सुरक्षित रहा जा सकता है। लोहे का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन पहुंचाना लोहे का कार्य है। आयरन का कार्य क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना है। खून के निर्माण में लोहे का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में लोहा तथा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये पीडीएफ आपको पूरे के पूरे पेज व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल दोनों पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम दोनों की जो लिंक होती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पे दूध क्या है, कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि जहाँ पे दूध हो ऑप्शन में तो वो कैल्शियम का भरपूर स्रोत माना जाता है। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां और अनाज हैं, जिसमें दूध सबसे प्रमुख है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक है। डॉट तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, तो यहाँ पे है ऑस्ट्रोमलेशिया में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। बच्चों में क्या हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में क्या है, ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। विटामिन डी कैल्शियम तथा फास्फोरस के स्वांगीकरण के लिए अत्यंत उपयोगी है। विटामिन डी का क्या है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के क्या है, स्वांगीकरण के लिए अत्यंत उपयोगी रहती है। निम्न में से खनिज लवण स्रोत है, तो ये हरे पत्तेदार सब्जियां क्या है, स्रोत है। हरे पत्तेदार सब्जियां, फलियां, सूखे मेवे, अंडे, मांस, मछली आदि खनिज लवण के स्रोत हैं। खनिज लवणों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है। हमारे शरीर में लगभग 4 से 5 अंश खनिज लवणों का होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो यह रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। जीरोफैथलेमिया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोफैथलेमिया, डर्मेटोसिस नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है तथा रिकेट्स रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखेंगे, विटामिन डी से, सी से क्या क्या होता है, तो विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी, जीरोफैथलेमिया और डर्मेटोसिस नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी की बात करें, सी की कमी से, ये रटेमा याद हो जाने चाहिए। एक छोटा सा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जब हम टॉपिक वाइज वाले में कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि एक सीक्वेंस से लगे होंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे विटामिन स्कर्वी आया तुरंत बताएंगे विटामिन सी,
क्या है, रतौंधी आया बताएंगे, विटामिन ए, जीरोफिलिमिया, डर्मेटोसिस। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। अगर सूखे रोग की बात की जाए या रिकेट्स रोग की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से होता है। शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन तत्व है, तो यहाँ पे है खनिज लवण। ठीक है, ये शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा। शरीर को ऊर्जा ना देने वाला, देखिए पेपर में भी यही मिस्टेक होती है कि ना दिखकर हम क्या करते हैं, ऐसे रनिंग वे में पढ़ने चले जाते हैं और ना को नहीं देखते, कभी ना यहाँ होता है तो कभी अंदर होता है, क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए। तो ये सभी हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ये 1 ग्राम में 4 कैलोरी देता है, ये 1 ग्राम में 4 कैलोरी देता है, जबकि वसा सबसे अधिक ऊर्जा देती है, 9 किलो कैलोरी देती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शरीर को ऊर्जा देने वाले बस, हाँ यहाँ पे देखिए निर्माणकारी तत्व कौन से हैं, प्रोटीन, खनिज तथा जल हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व कौन से हैं, तो याद रखेंगे विटामिन, खनिज, लवण हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हमें हृदय की धड़कन नियंत्रित करनी है तो हमारा सोडियम आवश्यक है, क्योंकि इसी की वजह से बीपी जो है आपका लो और डाउन दोनों इफेक्टिव होते हैं। तो याद रखिएगा, हर चीज़ को रिलेट करके चलिएगा तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक है। उच्च रक्तचाप में नमक यानी सोडियम का प्रयोग हानिकारक होता है, जबकि निम्न रक्तचाप में याद रखिएगा सोडियम का प्रयोग हानिकारक नहीं होता, जबकि उससे क्या होता है, व्यक्ति लो की स्थिति से सामान्य की तरफ आ जाता है। कभी कभी कॉफ़ी पिलाने से या कॉफ़ी का सूखा पाउच भी आप मुंह में डाल देते हैं तो लो की स्थिति से व्यक्ति सामान्य रक्तचाप की तरफ आ जाता है। जिस शरीर में जल संतुलन के लिए अति महत्वपूर्ण खनिज तत्व है। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है, तो कैल्शियम की हीनता होती है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से शरीर में अस्थि मृदुता होती है। कैल्शियम की कमी के प्रभाव से अस्थि मृदुता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर व भुरभुरी हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर व भुरभुरी हो जाती हैं, जिसके टूटने का भय रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है, तो लोहा तत्व और फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु। लोहा तत्व एवं फॉलिक अम्ल दोनों की आवश्यकता होती है। लोहा तत्व लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भाग लेता है, यह रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फॉलिक अम्ल जल में विलय है, इसका कार्य रुधिराणु एवं हीमोग्लोबिन के निर्माण करना है। इसका कार्य क्या है, रुधिराणु और एवं हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है। फॉलिक के अभाव में स्थूलागुण अरक्तता हो जाती है। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो ये 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है मानव शरीर में। हमारे शरीर में 4 से 5% अंश इन्हीं खनिज लवणों का होता है। इन्हें लघुत्व भी कहते हैं। खनिज लवणों की रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है। शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है, तो ये हमारा सोडियम की कमी से प्रभावित होता है। सोडियम शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक है, जिसकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सोडियम शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने, मस्तिष्क से सूचनाओं के आदान प्रदान तथा चयापचय को नियंत्रित करता है, तो इसकी कमी से चयापचय दुष्प्रभावित होता है, मेटाबॉलिज्म दुष्प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होती है, तो आयोडीन यानी आपका गाइटर। याद रखिएगा, मैंने कहा था कि इस बार क्या है, आपके आयोडीन से गहंगा ना पूछ कर गाइटर पूछा जा सकता है। तो ग्वाइटर होता है, कहीं गाइटर होता है, बट आपका याद रखना है ये टर्मिनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्वाइटर बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होती है। यद्यपि आयोडीन की मात्रा शरीर में कम होती है, यद्यपि यह शरीर के लिए आवश्यक है। यह गर्दन की थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के रूप में विशेष रूप से पाया जाता है। इसकी कमी होने पर गर्दन की इसी ग्रंथि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शिशु का विकास रुक जाता है। शिशु की आकृति में भी कमी से विकार आ सकता है। शरीर में आयोडीन की कमी आने पर घेंगा यानी गाइटर रोग हो जाता है।
यह प्राय भूमि तथा समुद्र के जल में मिलती है। आयोडीन की उपस्थिति में कैल्शियम तथा वसा का शरीर में अच्छा उपयोग होता है। गायटर में गर्दन की ग्रंथि फूलकर गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती है। अति तनाव के मरीज को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए? तो अति तनाव अगर आपको रहता है तो हमें क्या सोडियम से परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर तनाव भी है, टेंशन भी है, अगर हम सोडियम की मात्रा अधिक लेते हैं तो हमारा बीपी हाई होना नॉर्मल बात होती है। अति तनाव के मरीज को सोडियम मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए। अति तनाव के रोगी को कम सोडियम युक्त आहार दिया जाना चाहिए। बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? तो ये आयोडीन की कमी का लक्षण है बौद्धिक विकारता, मंदबुद्धि हो जाना। याद रखिएगा ये LT 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब LT की भी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। बौद्धिक निकारता आयोडीन की कमी का लक्षण है। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन का मुख्य घटक है या अवयव है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। इसकी कमी से शरीर में एवं मानसिक वृद्धि बाधित होती है। वयस्कों में गलगंड या घेंगा, जिसे गॉइटर रोग कहते हैं, हो जाता है। बच्चों में इस खनिज लवण के अभाव से क्रेटिनिज्म रोग होता है। किस मूल द्रव्य की कमी से बच्चों में जड़वामनता का विकास होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो हमारा आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की जिन बच्चों में माताओं ने गर्भकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं किया, उन्हें जड़बामनता का रोग हो जाता है। लक्षण: बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। बच्चे की लंबाई काफ़ी कम हो जाती है तथा कद छोटा हो जाता है। मांसपेशियां कमजोर, ढीली एवं दुर्बल हो जाती हैं। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य हैं: ऊर्जा तथा सुरक्षा देना, शरीर निर्माण तथा ऊर्जा प्रदान करना। अभी क्या देखा था कि ये क्या करता है? निगमन प्रदान करता है। सुरक्षा तथा नियमन प्रदान करना, तो ये सुरक्षा देता है तथा नियमन करता है। हर चीज़ को उसके मतलब नियम के अकॉर्डिंग चलाता है, रेगुलेट करता है। शरीर में खनिज लवण का प्रमुख कार्य शरीर की सुरक्षा तथा नियमन करना है। हमारे कुल शरीर भार का 96% भाग पानी, कार्बोस, वसा एवं प्रोटीन के मिलने से बनता है। ठीक है, 96% भाग किससे? पानी से, कार्बो से, वसा से, प्रोटीन के मिलने से बनता। से 4% भाग खनिज लवणों का होता है। खनिज लवणों के कार्यों की अगर बात की जाए तो अस्थियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक और नियामक कार्यों में सहायक होता है। ठीक है, इतने इसके कार्य हैं खनिज लवणों के। क्या क्या है? अस्थियों का निर्माण है, दांतों का निर्माण है, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक, नियामक कार्यों में सहायक होता है। अंडे में घेंगा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो अंडे में घेंगा की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। नमक में आयोडीन के पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पे जो नमक है उसके आयोडीन के तो पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन। सोडियम शरीर के सभी तरल द्रव्यों में पाया जाता है। सोडियम की कुल मात्रा का 50% हिस्सा कोशिकाओं के बाह्य तरल द्रव्य यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलता है। 40% भाग हड्डियों में मिलता है। 10% कोशिकाओं में तरल रूप में होता है। भोजन में सोडियम की अत्यधिकता से निम्नलिखित रोग हो जाता है: रक्तचाप बढ़ता है, तरल का अवधारणा होता है, यहाँ पे बहता हुआ रक्त का आयतन बढ़ता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे घेंगा की बात की जाएगी तो ये आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा शब्द का अर्थ है थायराइड या गलग्रंथि का बढ़ना या उसमें सूजन आना। इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में भोजन में आयोडीन की कमी धीरे धीरे शरीर में संचित आयोडीन को समाप्त करने लगती है। ऐसी स्थिति में आयोडीन प्राप्ति के लिए आयोडीन ग्रंथि अतिरिक्त कार्य करने लगती है, जिसके फलस्वरूप ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है। ऐसी ग्रंथि विकास को गलगंड या घेंघा या गिल्लड या ग्वाइटर कहते हैं। बस इसको याद रखेंगे कि ग्वाइटर कहते हैं। एस प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है तो लवण कहलाता है। एस कंटेंट एक भोजन के भीतर मौजूद खनिजों की कुल मात्रा है, जो खनिज लवणों जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा अकार्बनिक तत्वों में मौजूद होता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थों में उपस्थित आयरन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, बढ़ते घटते क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो लोबिया में होगा। ठीक है, लोबिया के बाद बात की जाएगी तरबूज में, तरबूज के बाद लीवर में, लीवर के बाद अगर बात की जाए तो बादाम में, और बादाम के बाद तो मेथी के पत्ते में। क्या पूछा गया है यहाँ पे, 100 ग्राम उनकी मात्रा के अनुसार आयरन की लगाना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, 10 ग्राम में तो लोबिया, तरबूज, लीवर, बादाम और मेथी के पत्ते। एस्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का आहार में परिणाम 2:1 होना चाहिए। भारतीय शाकाहारियों के आहार में एस्कॉर्बिक एसिड का परिणाम अच्छा होने पर आयरन का अवशोषण अच्छी तरह से होता है। तो ये बात यहाँ पे स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भारतीय शाकाहारियों के आहार में एस्कॉर्बिक एसिड का परिणाम अच्छा होने पर आयरन का अवशोषण अच्छी तरह होता है। तो यहाँ पे ये जो कथन है वो क्या रहेगा, ये सही है तथा आर संपूर्ण सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, पालक में लोहे अंश सबसे अधिक है, लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी वजह निम्न में से किसकी उपस्थिति है। तो यहाँ पे है एक्सलेट्स की। ठीक है, किसकी उपस्थिति है, तो यहाँ पे ऑक्सलेट की क्या है, उपस्थिति है। पालक में लोहे अंश सबसे अधिक है, लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है ऑक्सलेट्स की वजह से। यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट को देखते हैं, ग्रुप सेकंड को देखते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट कह रहा है फिजियोलॉजिकल ग्रुप है और लोहे का आरडीए है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसका आरडीए किससे मैच करेगा। तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे बात करते हैं किसकी, वयस्क पुरुष की। वयस्क पुरुष की बात की जाएगी तो वयस्क पुरुष का कितना है, तो यहाँ पे वयस्क पुरुष का 17 रहेगा। गर्भावस्था में बात की जाएगी तो 35 रहेगा। स्तनपान करा रही महिला की अगर बात की जाएगी तो ये 21 हो जाता है। और 13 से 15 वर्ष आयु की महिला की अगर बात की जाएगी तो ये कितना है, ये हमारा 27 हो जाता है। यानी बालिका की यानी गर्ल्स की बात की जाएगी 13 से 15 तो कितना है, 17 है। 16 से 17 वर्ष आयु बालक की बात की जाएगी तो बालक को कितना कम देते हैं, तो ये 28 है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट चलते हैं, वयस्क पुरुष में कहा तो 17 है, क्योंकि लोहे का यानी आयरन की मांग है। वयस्क पुरुष में 17 है, गर्भावस्था में 35, सबसे ज़्यादा गर्भावस्था में मांग बढ़ जाती है। स्तनपान कराने वाली महिला 21, और फिर किशोरियों को, क्योंकि 13 से 15 साल में क्या होता है कि वो पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं, 12 से 13 महीने मतलब ईयर पे ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो आयरन की मांग अपने आप बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 27 है, और अगर किशोरों की बात की जाए, बालकों की बात की जाए तो ये 28 है। ठीक है, चलिए 28 है। नेक्स्ट चलते हैं, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है, तो स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम आवश्यक है। यानी इस तरह समझिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक है।
शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक रहती है। कैल्शियम अत्यंत जरूरी है। दूध कैल्शियम प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन है। याद रखेंगे, दूध कैल्शियम का ही अवशोषण शरीर में पूर्ण रूप से ही जाता है। ठीक है, अवशोषण भी क्या होता है, शरीर में पूर्ण रूप से ही जाता है। तो बहुत अच्छा दूध वो माना जाता है कैल्शियम का साधन। तो चलिए, आज हमने अपनी श्रृंखला को कंप्लीट किया खनिज लवण को। जल्दी ही हमारी विटामिन्स की श्रृंखला आएगी, जो इसी श्रृंखला की तरह थोड़ी लेंदी हो जाएगी, कितना भी उसे शॉर्ट करा जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर हम इसी सेशन से यानी इस तरह के सेशन से आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो आपको ये पीडीएफ चैप्टर वाइज प्रोवाइड की जा रही है टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर। तो उससे होगा क्या, क्योंकि एक बार में आप समुद्र नहीं पी सकते, मगर समुद्र को लोटे में रख दिया जाए, लोटों को आपको पिलाया जाए तो आप पी सकते हैं। तो ऐसे डे बाई डे हम आपको चैप्टर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं, तो 54 चैप्टर है। 54 वाला हम कर चुके हैं। आज हमने 6 या 9 वाला किया है। इसी तरह सारे चैप्टर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, कोई भी एक भी चैप्टर बचेगा नहीं, यानी 54 चैप्टर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हर वीडियो में चैप्टरों की गिनती भी डली है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और हर पीडीएफ में चैप्टरों की भी संख्या पड़ी हुई है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन वहाँ पे ना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपने इस चैनल को लाइव सेशन से कभी भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव सेशन का नोटिफिकेशन पहले से यहाँ पे जनरेट नहीं करा जाता। तो जो अगर लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा कभी भी हम लाइव करते हैं तो उसका पहले से कोई भी नोटिफिकेशन बहुत कम डाल पाते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कमेंट्स या क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।